तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं क्लब स्टडी पॉइंट। इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं सरकार कार्य और विषय क्षेत्र, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है क्लास 12 के बच्चों के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। और इसका पार्ट नंबर है ये फर्स्ट। पार्ट नंबर सेकंड में आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। और इस वाले पार्ट में दोस्तों आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी। ये वाला जो पार्ट है और ये वाला चैप्टर उन बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा जिनको प्रैक्टिकल के क्वेश्चन कुछ खास पसंद नहीं आते हैं। ये वाला चैप्टर दोस्तों बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम है और थ्योरी के क्वेश्चन वो इसमें ज्यादा है। आसान चैप्टर है, घुमा फिरा के हम बात करें तो इसमें हम इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। सरकारी बजट क्या होता है और उसके जो पार्ट है उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि आप देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो राजस्व बजट होता है और यहां पर सरकारी बजट का एक और पार्ट होता है जो कि पूंजीगत बजट होता है। तो राजस्व बजट में भी आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, जो एक है राजस्व प्राप्तियां और एक है राजस्व व्यय। उसके बाद राजस्व व्यय, यहां पर आपको राजस्व प्राप्तियां में भी दो पार्ट देखने को मिलेंगे, जो कि है कर राजस्व और एक है गैर कर राजस्व व्यय। उसके बाद राजस्व व्यय में भी आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, ये एक होगा योजनागत और एक होगा गैर योजनागत राजस्व व्यय। उसके बाद जब यहां पर आप आओगे तो पूंजीगत बजट जब आप देखोगे तो यहां पर भी आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, एक होगा पूंजीगत प्राप्तियां और एक होगा पूंजीगत व्यय। उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियां में पार्ट नहीं और पूंजीगत व्यय में आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, एक होगा योजनागत, एक होगा गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं इसे हम समझेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको हम देखेंगे और इस पार्ट में आपकी ये सारी चीजें जो है ये करवाई जाएगी और कुछ जो चीजें बच जाएंगी, इसके जो कुछ टॉपिक बच जाएंगे थ्योरी के वो भी और प्रैक्टिकल के भी, वो अगले पार्ट में आपके पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों यहां से हम अपना शुरू करते हैं और सबसे पहले आपके सामने है सरकारी बजट। तो दोस्तों सरकारी बजट को हम समझते हैं, उससे पहले हम अपना बजट समझते हैं। हमारे घर फैमिली में भी एक बजट तैयार किया जाता है। जो हमारे पापा हैं उनकी सैलरी आती है, तो सैलरी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना बजट जो है तैयार करते हैं घर का, कि इस महीने इतना खर्चा करना है और ये सारा सामान जो है वो लाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये मानकर चले कि हमारे घर का जो एसी है वो खराब हो गया है, तो इस महीने के अगर बजट में काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर बजट नहीं है तो अगले महीने एसी लाया जाएगा। तो इस प्रकार का बजट भी हम अपने घर में बनाते हैं। सेम उसी प्रकार से सरकार भी अपना बजट जो है वो बनाती है, उसे ही सरकारी बजट कहते हैं। सरकार क्या करती है, ये देखती है कि कहां से कितने पैसे आने हैं और कहां कौन सी चीज में हम कितने पैसे खर्च करेंगे। यहां पर देखिए, सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 1 अप्रैल से अगले साल का 31 मार्च तक का 12 महीने का जो वित्तीय वर्ष है वो होता है। तो यहां पर देखते हैं, वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की अनुमानित प्राप्तियां, अनुमानित क्या होता है, अनुमानित होता है कि फिक्स नहीं है, वो अनुमान लगाते हैं कि कितनी प्राप्तियां यानी कितने पैसे उनको आने वाला है, तथा व्यय का ब्यौरा तैयार करती है। व्यय यानी कितने पैसे वो खर्च करने वाली है। तो सरकार भी सेम टू सेम हमारी तरह बजट बनाती है कि कितने पैसे आने वाले हैं और कितने पैसे हम किस जुगाड़ में खर्च करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सरकारी बजट, वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहां पर और देखते हैं राजस्व बजट। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको आने वाले 2-3 क्वेश्चन में फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े अजीब टाइप के और सिमिलर लगने में लगते हैं, तो इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको 2-3 क्वेश्चन में क्या करना है, फोकस करना है, और बाकी के जो आपके क्वेश्चन होंगे लास्ट के 5, 6, 7, वो सभी बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है। यहां देखिए, राजस्व बजट की हम बात करते हैं। तो दोस्तों राजस्व का मतलब क्या होता है, राजस्व का मतलब होता है राज्य की आय, यानी कि हम यहाँ पर राज्य के बजट के बारे में बात करने वाले हैं। ये भी बिल्कुल सेम है। एक वित्तीय वर्ष में क्या होता है, अनुमानित यानी हमें पता नहीं है,
अनुमान लगाया जा रहा है केवल। अनुमानित राजस्व प्राप्तियों यानी कितने उनको प्राप्त होने वाले हैं, और अनुमानित राजस्व व्यय और कितना वो खर्च करने वाले हैं। तो इन सब का जो विवरण है दोस्तों वो राजस्व बजट कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो राजस्व बजट है वो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और यहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट का मतलब, पूंजी का मतलब आपको पता ही होगा कैपिटल, ठीक है, और इसी के बारे में हम यहां पर जो है वो बात करते हैं। जो पूंजीगत बजट है दोस्तों ये भी एक वित्तीय वर्ष में, इसमें भी क्या टाइम है, एक वित्तीय वर्ष का टाइम है। अनुमानित पूंजीगत प्राप्तियां, इसमें भी क्या हो रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, वो भी प्राप्तियों पे, यानी कितना प्राप्त होने वाला है और कितना व्यय होने वाला है, उनका जो विवरण है वो पूंजीगत बजट में रखा जाता है। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहां पर समझिए, अगर हम बात करें बजट व्यय की तो इसके दो पार्ट होते हैं बजट व्यय के। एक होते हैं राजस्व व्यय और वर्सेस आपको यहां पर समझने को मिलेगा पूंजीगत व्यय। यहां पर आपको समझना है, देखिए जो राजस्व व्यय होता है दोस्तों इसका क्या मतलब होता है और इसमें सरकार का जो है क्या फायदा क्या नुकसान वो होता है, समझिए। सरकार द्वारा किए गए उस व्यय को कहते हैं जिसके कारण, यहां पर देखिए सरकार द्वारा किए गए उस व्यय को राजस्व व्यय कहते हैं। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। जिसके कारण सरकार की परिसंपत्तियों में कोई वृद्धि नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर उस व्यय को, यानी यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, उस जगह सरकार खर्च कर रही है जिस जगह सरकार का जो वो है परिसंपत्ति, यानी जो उनकी संपत्ति है उस पर किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, सरकार उस जगह पैसे लगा रही है जिस जगह उसकी जो पूंजी है, जो संपत्ति है, वो बढ़ेगी नहीं। जैसे कि यहां पर देखिए उदाहरण है आपके सामने, यहां पर कानून व्यवस्था, ठीक है, कानून तथा व्यवस्था, जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्था होती है उसमें सरकार खर्च करेगी, तो उसमें इनके पूंजी में कोई वृद्धि नहीं होगी क्योंकि एक व्यवस्था पे वो खर्च कर रहे हैं। यहां पर आपको क्या लिखना है, सरकार द्वारा किए गए उस व्यय को राजस्व व्यय कहते हैं। ठीक है, जहां पर जिसके कारण क्या होता है, सरकार की परिसंपत्तियों में कोई वृद्धि नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने है कानून तथा व्यवस्था पर व्यय। समझ में आ गया आपको, सरकार उस जगह पर पैसा लगाती है जहां से उनके पूंजी के स्टॉक, यानी कि आप समझ सकते हो परिसंपत्ति में कोई वृद्धि नहीं होती, परिसंपत्ति ना बढ़ती है ना घटती है, ओनली हम व्यवस्था पे पैसे लगा रहे हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे यहां पर तो देखेंगे पूंजीगत व्यय। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इनमें इनके पूंजी में बढ़ोतरी होगी, पर इनकी जो परिसंपत्तियां हैं इसमें वृद्धि होगी। यहां पर देखिए सरकार द्वारा किए गए उस व्यय को कहते हैं यहां पर पूंजीगत व्यय जिसके कारण सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहां पर ये उससे बिल्कुल अपोजिट है। एग्जाम्पल से आपको पता जो है वो चल जाएगा। यहां पर देखिए सड़कों के निर्माण पर व्यय। ठीक है, अब सड़क का जो निर्माण होता है तो सड़कों के निर्माण पर क्या होता है कि जो सरकार होती है उनकी संपत्ति बढ़ती है। जैसे सड़क है तो सड़क पर जब उन्होंने पैसे खर्च किए, यहां पर व्यय करने की बात आ रही है यानी कि खर्च करने की, तो सड़कों पर जब उन्होंने पैसे खर्च किए तो क्या होगा, उनकी जो संपत्ति है वो बढ़ जाएगी। अब वो सड़क उनको कमा कर देगा। क्यों, क्योंकि उस सड़क के लिए, अब मान के चलिए यहां पर एग्जांपल लेते हैं, एक गांव है वहां पर क्या है, सड़क नहीं बन रखी, तो वहां पर गाड़ियां नहीं है लोगों के पास। ठीक है, सड़क नहीं तो गाड़ी कहां से, तो जब सड़क बनेगा सरकार सड़क बनाने में निवेश करेगी तो वहां के लोग गाड़ी लेंगे और वहां पर गाड़ियां चलेंगी। ठीक है, अब जब गाड़ियां लेंगी तो लोगों को इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा और उनसे फिर इंश्योरेंस एक प्रकार का टैक्स होता है, तो इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा, यानी कि हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार इन्वेस्टमेंट कर दी एक बार सरकार ने और फिर उनको पैसे बार बार आएंगे, यानी कि जो संपत्ति है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, बजट प्राप्तियां, राजस्व और बजट प्राप्तियां के भी आपको पता है दो पार्ट होते हैं, एक होता है राजस्व प्राप्तियां और एक होता है यहां पर पूंजीगत प्राप्तियां। तो इन दोनों को ही हम
समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर राजस्व प्राप्तियां, तो ये वो प्राप्तियां होती है जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होती है। अब यहां पर देखिए ये क्या जुगाड़ है, ये सरकार को अब यहां पर प्राप्त हो रहे हैं, वो इससे पहले वाला व्यय हो रहा था, खर्च हो रहा था, अब सरकार को क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, सरकार को मिल रहा है। तो ये उस जगह से मिल रहा है जहां पर सरकार को किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं हो रही है किसी चीज में। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अगर सरकार की एक फैक्ट्री होगी, मान के चलो जहां पर मशीन है और वहां पर से क्या हो रहा है, सरकार को प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर मशीन घिसेगी, उसकी जो परिसंपत्ति है उसमें घिसावट आएगी, उसमें कमी आएगी। लेकिन यहां पर इनको वहां से पैसे मिल रहे हैं, वहां से प्राप्तियां हो रही है जहां से इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। और वो क्या है, वो है सार्वजनिक क्षेत्र की जो उद्गम है उनकी आय, जो फैक्ट्रियां हैं, छोटे छोटे उद्गम है, उन सब से आए हुए पैसे। ये वही बात हो गई जहां पर आप ये समझिए कि आप क्या करते हो, एक मकान बनाते हो और उस मकान को किराए पे दे देते हो और किराया आपको मिल रहा है, तो इससे आपका मकान तो कुछ नहीं हो रहा है, इससे ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो जो किराएदार होगा वो आपकी मकान की दीवार की ईंट भी ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, आपका जो मकान है वैसा का वैसा रहेगा और इससे आपको किराया भी मिलेगा। तो आप एक तरह से इसे वो समझ सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको जो डेफिनेशन है वो सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है, हम इसमें ज्यादा कुछ चेंज जो है वो नहीं कर सकते। आगे बढ़ जाते हैं और पूंजीगत प्राप्तियां के बारे में यहां पर समझते हैं। तो दोस्तों ये क्या होती है, ये वो प्राप्तियां होती है जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है। तो दोस्तों यहां पर एक आपको एक बहुत ही अजीब सा वर्ड जो है वो दिखाई दे रहा होगा, वो है लायबिलिटी, ठीक है। तो यहां पर देयता है, ठीक है। तो ये क्या है, इनसे ये कहने का मतलब है कि ये वो प्राप्तियां होती है जिससे सरकार को क्या होती है, किसी ना किसी प्रकार की जो लायबिलिटीज है वो जो है उत्पन्न होती है। यहां पर आप देखोगे जब एग्जाम्पल, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है। ये होता है सरकार द्वारा ऋणों के माध्यम से कोष प्राप्त करना। आप इसको एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जो सरकार है वो क्या कर रही है, वो बाजार के लिए ऋण और जो भारतीय रिजर्व बैंक से उन्होंने उधार ले रखा है वो, और जो विनिवेश होता है वो, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये भी सभी जो चीजें होती है ये अपना पूंजीगत प्राप्तियों में आता है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा आसान, हम बात करने वाले हैं सभी प्रकार के टैक्स के बारे में, ठीक है। तो यहां पर हम इसको समझते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले आपके सामने है कर, टैक्स क्या होता है दोस्तों। तो ये तो आपको पता ही होगा कि टैक्स क्या होता है। टैक्स एक ऐसी चीज होती है जो सरकार हमसे क्या करती है, मांग करती है टैक्स का, ठीक है। और हमें सरकार को देना होता है। कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है और ये कंपलसरी है, ये नहीं है कि नहीं देना, अगर देना है तो इसका मतलब देना है, ठीक है। जो एक व्यक्ति से लिया जाता है, एक फॉर्म से लिया जाता है, ठीक है, और बिना किसी प्रतिफल की आशा से दिया जाता है। यानी आपको बाद में ये नहीं है कि आप टैक्स दे रहे हो तो आपको बाद में कुछ उससे प्रॉफिट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। टैक्स आपको देना है और एक अच्छे नागरिक को जो टैक्स है वो देना चाहिए, ठीक है। तो टैक्स आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स क्या होता है, एक ऐसी भुगतान होता है जो एक व्यक्ति पर, फॉर्म पर लगाया जाता है और बिना किसी रिटर्न्स की आशा के आपको उसे देना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों यहां पर, और सबसे पहले आपके सामने है प्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है ये समझिए। तो प्रत्यक्ष कर वो होता है दोस्तों जो आप पर अगर उसको लगाया गया है प्रत्यक्ष कर को, तो क्या होगा, आपको ही उस टैक्स का जो भार है वो उठाना पड़ेगा। ये नहीं है कि टैक्स आप पर लगाया गया है तो उसका जो भार है वो कोई और उठाए, ठीक है। और ये कानूनी तौर पे लगाया जाता है। अगर आप इस प्रकार का टैक्स नहीं भरते हो तो आप पर कानूनी तरीके से कार्रवाई किया जाएगा। ये प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, जिसका जो अंतिम भार है वो उसी व्यक्ति को उठाना होता है जिस पर वो कानूनी तौर पर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुने होंगे व्यवसाय कर, ठीक है। तो ये भी जो कर है ये कर जो प्रत्यक्ष कर के अंदर आता है। फिर आपने सुना होगा संपत्ति कर, ठीक है। तो ये भी टैक्स जो है इसी के अंतर्गत लगाया जाता है प्रत्यक्ष करके।
आगे बढ़ते हैं और अब आपके सामने है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि जिस व्यक्ति पर लगाया गया है, जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति उसका जो है भुगतान करेगा, उसको अन्य व्यक्तियों पर टाला जाता है, ये अपना अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, देखिए यहां पर इसको और अच्छे समझते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इस कर के भुगतान के लिए जो लोग उत्तरदायी होते हैं, जरूरी नहीं होते कि वही इसका भार उठाएंगे। तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि आपकी जो वस्तु है, किसी प्रकार की वस्तु है, उस पर यह टैक्स लगाया जाता है। किसी प्रकार की सेवाएं सर्विसेज है, उस पर टैक्स लगाया जाता है। और इसका टैक्स जरूरी नहीं है कि वही बंदा भरेगा जिसको इसको लगाया जाता है। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, जो उत्पाद होते हैं ना, प्रोडक्ट, उत्पादों की कीमती को बढ़ाने के लिए, जैसे उत्पाद को जो कीमत है ना, उसको बढ़ाने के लिए अप्रत्यक्ष कर को लगाया जाता है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं, चाइनीज मोबाइल देखे होंगे आपने, ठीक है? तो चाइनीज मोबाइल जो बिल्कुल ही चाइनीज होते हैं, जो बहुत सस्ते सस्ते आते हैं, आपने देखे होंगे, बहुत ज्यादा सस्ते। तो वो दोस्तों वो इतने ज्यादा सस्ते होते हैं, बहुत ज्यादा सस्ते, लेकिन सरकार उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है, जिससे उसकी कीमत 2000, 2500 या 5000 बन जाती है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक वाला सस्ता होता है। ठीक है, उस पर सरकार बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है, जिससे उस वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ जाए। ठीक है, और सरकार इसलिए लगाती है कि उस वस्तु की कीमत जो है वो बढ़े, इसलिए। और उसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो आपकी कोई वस्तु है, ठीक है, आप कोई सामान खरीद रहे हो मार्केट से, और उस पर टैक्स लेना है सरकार को। तो क्या होगा, इनडायरेक्ट आप उस टैक्स को चुका रहे हो, क्योंकि सरकार ने उस प्रोडक्ट पे टैक्स लगाया है और आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, और वो प्रोडक्ट आपको रियल कॉस्ट से ज्यादा कॉस्ट में मिलेगा। तो एक तरह से आप ही वो जो कर है वो चुका रहे हो। ये होता है आपका अप्रत्यक्ष कर। आगे बढ़ते हैं यहां पर दोस्तों, और इंटरेस्टिंग एक टैक्स है जो कि है प्रगतिशील कर। ठीक है, प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर। ये क्या होता है यहां पर देखिए। प्रगतिशील कर एक ऐसा टैक्स होता है जिसका जो भार होता है दोस्तों, वो गरीब व्यक्तियों की तुलना में अमीर व्यक्तियों पर ज्यादा लगाया जाता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि ये कर गरीब पर लगेगा कम, जो गरीब लोग होते हैं उन पर कम लगेगा, और जो अमीर होते हैं उन पे क्या लगेगा, उन पे इसका भार ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? ज्यादा। ठीक है, अब इस एक प्रकार का इसका हम एग्जांपल लेते हैं। आप लगा लीजिए आय कर, ठीक है, इनकम पे जो टैक्स लगता है आपके, तो जो एक लिमिट होती है इसकी कि इतने के बाद आपका टैक्स लगता है। तो जो गरीब है उसकी तो इनकम उतनी है ही नहीं कि वो टैक्स देगा, और जो अमीर है उसकी उतनी इनकम भी है और उसकी इनकम उससे ज्यादा भी होती है। तो अमीर पर यह टैक्स ज्यादा लगता है और गरीबों पर यह टैक्स बहुत ही ज्यादा कम लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रगतिशील कर। आगे बढ़ते हैं हम यहां पर, और यहां पर हम देखेंगे दोस्तों प्रतिगामी कर। तो प्रतिगामी कर क्या होता है, इसे आपको समझना है। ये देखिए क्या होता है। प्रतिगामी कर जो होता है दोस्तों, ये अपने प्रगतिशील कर से बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका वास्तविक भार जो है वो निर्धन लोगों पे ज्यादा पड़ता है, निर्धन व्यक्तियों पर या लोगों पर, और धनी व्यक्तियों पर इसका जो प्रभाव है वो कम पड़ता है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मूल्य वर्धित कर। तो ये क्या होता है, ये सभी ग्राहकों पे आपको पता है उचित रूप से वसूला जाता है, लेकिन जो समाज का निचला वर्ग जो होता है ये इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रतिगामी कर क्या होता है, प्रगतिशील कर क्या होता है, और बाकी के जो आपको डेफिनेशन है वो समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार का अगर कोई डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कुमार सिकेन 12 आईडी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। आप यहां पर फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप कह सकते हो कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं आपको अपनी वॉइस भेजकर मैं आपको उसे पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि वो मैं आपको समझा दूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है बहुत सारे डेफिनेशन समझ में नहीं आते हैं, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो मैं उसकी जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम बच्चों की दूर कर देता हूं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका रिप्लाई मैं नहीं करता। ठीक है दोस्तों, जो टॉपिक से बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग टॉपिक पे बातें जो है कोई सारे बच्चे पूछते हैं,
ठीक है। तो दोस्तों उसका जो रिप्लाई है वो आपको नहीं आएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपका कोई टॉपिक है पर्टिकुलर जिसपे क्या होगा, आपको डाउट है उस पे, तो आप उस प्रकार के क्वेश्चन पूछिए, उस पर मैं क्या करता हूं, पूरी कोशिश करता हूं कि रिप्लाई करूं, और बाकी पे रिप्लाई मैं नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, और आपको सर्च करके भी आप अपनी जो डाउट है आप उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ गई है तो आप वीडियो कर सकते हैं एक लाइक, कमेंट करके आप अपना फीडबैक नीचे दे सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ। साथ ही सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा होगा, आप इसे ही प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, और नेक्स्ट पार्ट में आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा।